नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक में क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, 6 और उसके बाद 7 यानी 3 क्वेश्चन को हम लोग आज कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो हम लोग का जो एक्सरसाइज 1.2 होगा वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले समझना है कि क्वेश्चन में बोला क्या है। आप क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन को समझिए इसमें बोला क्या है। तो क्वेश्चन में बोला गया है ना कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृति संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ये क्वेश्चन में बोला गया है। तो हम लोग इसको समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। देखिए, सबसे पहले तो इधर हम लोग समझेंगे, ये बोलना चाहता है कि 6 का पावर क्या है n। 6 का पावर तो पहले क्या दिया है n। आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगा ना, जरूरी नहीं है कि 6 के पावर n ही रहेगा, ये डाटा बदल सकता है। ठीक है, तो ये 6 का पावर n है। तो n एक प्राकृतिक संख्या है। हम लोग को पता है कि प्राकृतिक संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है, यानी n का वैल्यू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, डॉट 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 करके ये इन्फिनिटी तक होगा, यानी अनंत तक होगा। तो n का ये क्या है, वैल्यू है। तो हम लोग को 6 का पावर n का मतलब n का वैल्यू एक बार हम लोग 1 बैठाएंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। अब 6 का फैक्टर क्या होता है पहले वो आपको समझना है। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 × 3। ठीक है, इसी प्रकार 6 का पावर हम लोग 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। तो आप n का कोई भी वैल्यू बैठाइए। जैसे एक बार 1 बैठा के देखें, अब हम 2 बैठाएं तो 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हुआ। ठीक है, अब 36 का अगर आप फैक्टर करें तो क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा और 3 होगा। 2 दूनी 4, 3 3 9, 9 4 36। ठीक है, तो इस फैक्टर को आप करते जाइए। 2 हम लोग n का वैल्यू रखे थे, अब हम लोग 6 का पावर 3 रखेंगे, 6 का पावर 4। आप कोई भी पावर रख लीजिए, इसका फैक्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला था किसी भी प्राकृतिक संख्या के लिए। तो अब देखिए, आप जो भी इसका फैक्टर करिएगा ना तो उसका फैक्टर अभाज्य गुणनखंड में आएगा। तो अभाज्य गुणनखंड हम लोग को पता होता है, अभाज्य संख्या क्या क्या होता है, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7, इस तरह अभाज्य संख्या जाता है। ठीक है, तो इस फैक्टर में आपको अगर अंतिम संख्या 0 लाना है, अंतिम अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो आपको इस बात को याद रखना है कि अंतिम संख्या 0 लाने के लिए कम से कम इस गुना में 1 2 और 1 5 का एक पेयर होना जरूरी है। 1 2 और 1 5 का एक पेयर होना जरूरी है। जैसे कि मान लिया जाए 2 और 5, इसका एक ये पेयर है 2 और 5। इस तरह 2 और 5 लिखा हुआ है, फिर गुना में 2 और 5 लिखा है। ठीक है, तो इसमें 2 और 5 का कितना पेयर बना, 2 पेयर बना। तो कम से कम एक पेयर होना चाहिए, ताकि दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 10 आएगा, जिसका अंतिम अंक कितना है, 0 है। ठीक है, यानी अगर किसी भी नंबर का अंतिम अंक 0 लाना हो तो कम से कम आपके पास 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है। 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है, तभी उस अंक का अंतिम अंक 0 आएगा, अदरवाइज 0 नहीं आ सकता है। कम से कम 1 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 2, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आप कितना भी ले सकते हैं, 5 कितना भी ले सकते हैं, लेकिन 1 2 और 1 5 का होना जरूरी है। ये हम लोग का क्या होगा, तभी अंतिम संख्या 0 आएगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में शायद आ गया होगा। तो आप क्वेश्चन एक बार फिर से हम लोग रीड करते हैं। देखिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो अब हम लोग इसको बनाएंगे, तो किस तरह आपको लिखना है उसको पहले अब समझते हैं। ठीक है, वो तो हम लोग कंसेप्ट समझ लिए कि अंतिम अंक 0 आने के लिए या कोई अंक 0 पर तभी समाप्त होगा जब कम से कम 1 2 और 1 5 का एक पेयर पूरा होना चाहिए, तब गुना करके 0 आएगा अंतिम अंक। ठीक है, तो देखिए आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है किसी प्रकृति, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर कितना दिया, n। ठीक है, संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम 1 2 और 5, कम से कम 1 2 और 5
होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होने के लिए कम से कम 1, 2 और 5, हम लोग लिख सकते हैं 1, 2 और 1, 5 भी लिख सकते हैं, है ना। ये कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, तो कम से कम 1, 2 और 1, 5 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि 6 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। तो हम लोग लिखते हैं, देखिए 6 है, 6 का गुणनखंड करेंगे 2 और 3 होगा, तो कम से कम 1, 2 तो आ चुका है। क्या 1, 5 आया है? नहीं, यहाँ 5 नहीं आया है, यहाँ 2 और 3 आया है। तो 2 और 3 में कभी भी 0 नहीं आएगा, कम से कम क्या आना चाहिए? 1, 2 और 1, 5 होना चाहिए। ठीक है, तो 6 का तो ऐसा आया। तो अब हम लोग को लिखना होगा, अतः 6 के गुणनखंड में 1, 2 है, लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, इसीलिए किसी प्राकृतिक संख्या, खाली प्रकृति लिखा हुआ है, आप प्रकृति भी लिख सकते हैं। इसीलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। मतलब ये नहीं होगा समाप्त। ठीक है, 0 पे समाप्त नहीं होगा। आपको ये कंसेप्ट आपको समझना है कि 1, 2 और 1, 5 यानी 2 और 5 का एक पेयर होना जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो अंत में 0 निश्चित आएगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि 6 का जब फैक्टर किया गया तो 2 और 3 आया, 2 तो आ गया लेकिन 5 आया नहीं। तो इस चीज़ को आपको लिख के समझाना होगा कि अतः 6 के गुणनखंड में 1, 2 है लेकिन 5 नहीं है। ठीक है, 1, 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। इसीलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इस भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। भाषा बहुत आसान है, हम लोग अपने लैंग्वेज में समझ के इसको लिखना है। क्लियर है? चलिए, तो अब हम लोग बनाएंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, इसमें लिखा है व्याख्या कीजिए कि, चलिए भाज्य संख्या क्यों। अच्छा, क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए पूरा। इसमें क्या लिखा हुआ है ना कि आपको सबसे पहले देखिए 7 × 11 × 13, ठीक है, प्लस 13 है, और फिर लिखा हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। ठीक है, ये एक भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य संख्या क्यों है ये बताना है आपको। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो हम लोग एक बार समझ लेते हैं। देखिए भाज्य संख्या ना, भाज्य संख्या, ठीक है, भाज्य संख्या, और एक होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ये दोनों अलग बात है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो जो भाज्य संख्या होता है वो जनरली हम लोग को पता है, वो संख्या जो किसी के टेबल पे नहीं आएगा, किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं होगा, बल्कि अपने से भाग स्वयं से होगा और 1 से होगा। तो उस टाइप का संख्या क्या होता है, 2, 3, इसके अलावा 5, 7, ये जितना संख्या सब अभाज्य है, क्योंकि ये संख्या केवल स्वयं से डिवाइड होगा या इसके अलावा 1 से डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होगा। या इसको दूसरे शब्दों में हम लोग समझ सकते हैं, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 निकले। जैसे अगर 2 का गुणनखंड बोले तो 1 × 2 होगा, 3 का गुणनखंड 1 × 3 होगा, 4 तो होता नहीं अभाज्य संख्या, 5 होगा, 5 का गुणनखंड 1 × 5 होगा। तो हम लोग इससे भी परिभाषा बना सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिनका गुणनखंड केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, या ऐसी संख्या जिसको केवल स्वयं से और 1 से डिवाइड किया जा सके। ठीक है, तो 2 तरीका से हम लोग परिभाषा बोल सकते हैं। लेकिन अब भाज्य क्या है इसको समझते हैं। भाज्य संख्या, देखिए भाज्य संख्या क्या होता है ना, आप पहचान पाएंगे कि 1 के अलावा बाकी जो बचा हुआ संख्या है सबको भाज्य संख्या बोलते हैं। इसमें 2 से हम लोग का शुरू हुआ, 1 को छोड़ देना है। ठीक है,
तो जो अभाज्य संख्या है उसमें जो अभाज्य संख्या है उसको हटा दिया जाए तो जो बचा हुआ संख्या वो सारा भाज्य संख्या होगा। यानी 4 भाज्य संख्या है, उसके बाद 6 होगा, उसके बाद 8 होगा, 9 होगा, इस तरह डॉट डॉट करके ये सारा भाज्य संख्या होगा। ठीक है, लेकिन परिभाषा क्या होता है भाज्य संख्या का, तो देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, स्वयं से डिवाइड होने के साथ साथ वो किसी दूसरे संख्या से भी डिवाइड होता है। जैसे 4 है, 1 से भी डिवाइड होगा, स्वयं से भी डिवाइड होगा, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भी डिवाइड होगा। तो देखिए 4 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी, और 4 स्वयं से। इसी तरह 6 का बात करें तो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 6 से, मतलब 3 या 3 से अधिक जिससे डिवाइड होने लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। जैसे कि 4 ये कम से कम 3 संख्या से डिवाइड होगा, यानी 2 नंबर से अधिक नंबर से जो डिवाइड हो उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग भाज्य, यानी भाज्य संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड होना ही चाहिए। कम से कम कितना गुणनखंड होगा, 3 गुणनखंड होगा। जैसे अगर मान लिया जाए 6 है तो 6 का अगर गुणनखंड आप करें तो 1 गुना 2 गुना 3, कम से कम 3 गुणनखंड होगा ही होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। तो हम लोग को भाज्य प्रूव करना है इसको, तो पहले इसको बनाते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ लिखा है 7, ठीक है, इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में क्या है 13। हम लोग 13 कॉमन ले लेंगे। जब 13 कॉमन लिया जाएगा तो 7 इंटू 11 आएगा, प्लस में 1 आएगा। अब इसको सॉल्व करने पर देखिए इसको गुना करते हैं तो 11 सते 77, एक कितना आ जाएगा 78। ठीक है, ये हो गया। अब इसका तो गुणनखंड हम लोग फैक्टर तोड़ सकते हैं ना, या इसको तो हम लोग गुना में 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसको 1 से गुना करेंगे तो 1 2 3, तो 3 गुणनखंड हो गया। तो ये तो पहले भाज्य संख्या हो ही जाता है ना, तो हम लोग को लिख देना है अतः दिया गया संख्या के 3 से, या 3 लिख सकते हैं, 3 गुणनखंड हैं। ठीक है, इसीलिए यह क्या है, भाज्य संख्या है। ये तो हम लोग का प्रूफ हो गया कि जो दिया गया संख्या था ये पूरा, इसका 3 गुणनखंड है। 3 या 3 से अधिक गुणनखंड होने से भी हो जाता है, कम से कम 3 होना चाहिए, इसीलिए ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब दूसरा वाला बनाएंगे, और इसमें दिया है 6 7 6 5 4 3 2 1 और प्लस में क्या है 5। हम लोग 5 कॉमन लेते हैं तो बचेगा 7 6 4 3 2 1 और प्लस में 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो 5 तो आ ही गया। सबको जब गुना किया जाए तो 2 तिया 6, ठीक है, 6 चले 24 और 7 6 42। तो हम लोग 42 और 24 को गुना करके देख लेते कितना होता है। 42 को और 24 को, 4 दूनी 8, 16 4 और 8। ठीक है, 8 8 6 4 0 हाथ में 1, यानी आ गया गुना करने पर 1008। ठीक है, अब इसमें से हम लोग प्लस क्या कर देंगे 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9। हम इसको गुना में भी क्या लिख सकते हैं 1, है ना, गुना में 1 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें भी क्या है, 3 गुणनखंड है, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः दिया गया संख्या के 3 गुणनखंड हैं। ठीक है, 3 गुणनखंड है, कम से कम 3 है, अधिक से अधिक तो बहुत गुणनखंड निकलेगा। इसको जब तोड़ेंगे ना तो बहुत सारा गुणनखंड आएगा, तो इसमें कम से कम 3 तो गुणनखंड है ही ना। अतः दिया गया संख्या के 3 गुणनखंड है, इसीलिए यह भाज्य संख्या है। तो ये कैसा संख्या है, भाज्य संख्या है। बस इस तरह आपको प्रूव करना है और लिख देना है, हो जाएगा प्रूफ हम लोग का। ठीक है, और भाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी संख्या है जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, या ऐसे समझ सकते हैं कि जो स्वयं से, 1 से और किसी अन्य संख्या से डिवाइड हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, एक खेल का मैदान, उसके चारों ओर क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। मान लिया जाए एक सर्कल जैसा पथ है। ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगा। मान लेते हैं यहाँ से सोनिया दौड़ना शुरू की इस पॉइंट से। ठीक है, कौन, सोनिया। सोनिया को समय कितना लगता है, तो 18 मिनट। एक चक्कर लगाने का मतलब यहाँ से शुरू करके एक राउंड मार के यहाँ आ गई, तो उसको समय लगता है 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को लगता है 12 मिनट। अब रवि मान लिया जाए एक चक्कर इसका लगाता है, तो रवि को कितना लगता है, रवि को लग जाता है समय 12 मिनट। ठीक है,
सोनिया को लगता है एक चक्कर लगाने में 18 मिनट, रवि को लगता है एक चक्कर लगाने में 12 मिनट। ठीक है, यानी रवि सोनिया से तेज दौड़ रहा। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। यानी सोनिया भी एक ही समय एक ही पॉइंट से एक ही दिशा में इधर मान लिया जाए दौड़ना शुरू की, और रवि भी इधर ही दौड़ना शुरू किया, एक ही समय एक ही जगह से। ठीक है, और एक ही दिशा में। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है, चले तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो जैसे कि ये दोनों चलना शुरू किया तो ये तो स्पीड दौड़ रहा था, ये आगे निकल जाएगा और सोनिया पीछे रह जाएगी। तो इस तरह जब लोग राउंड मारेंगे तो कितने समय बाद, इसमें आपसे पूछा है कितने समय बाद वो पुनः उसी स्थान यानी इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो इन दोनों का हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम। क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो हम लोग 18 और 12 का निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का बहुत सारा तरीका है, हम लोग इस तरीका से भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 से 6 बार में 9, उसके बाद 3 से 2 बार में 3। अब ये दोनों खुद अभाज्य संख्या है तो हम लोग का निकल जाएगा 12 और 18 का एलसीएम। इस टाइप का क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकालना पड़ता है। 2 3 2 3 गुना करेंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यानी 36। यानी कितना मिनट बाद मिलेगा, 36 मिनट के बाद मिलेगा। तो ये हम लोग का आंसर हो गया। इस टाइप से हम लोग को सॉल्व करना है। आपसे पूछा था अतः वो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो 36 मिनट बाद वो प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। 36 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह हम लोग को बना के आगे चलना था। ठीक है, तो जो एक्सरसाइज आपका ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन था 1 से लेकर आपका आज हम लोग कितना शुरू किए थे, आज हम लोग 5 से शुरू किए। ठीक है, 5 बनाए 6 7, तो 1 से 4 तक का पहले हम लोग देख चुके थे पहले वाले वीडियो में, और आज हम लोग 3 क्वेश्चन को सॉल्व किए। तो पूरा एक्सरसाइज हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी शुरू से हम लोग सॉल्व करके आ रहे हैं एक्सरसाइज 1 से। 1.1 को सॉल्व किए, आज 1.2 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 1.3 वाले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो भी होगा नेक्स्ट एक्सरसाइज उसको सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग चैप्टर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इस तरह सारा बुक का क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।